नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की सीरीज में हमने 4 क्लासें अपलोड कर दी हैं और प्रतिदिन एक टॉपिक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आज 5वां दिन है, अर्थात 5वीं क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम गुप्त काल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। गुप्त काल जो है, इसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो 280 से लेकर 550 ईस्वी तक है। गुप्त काल में भाषा संस्कृत बोली जाती थी, धर्म वैष्णव था और चिन्ह गरुड़ था। तो सबसे पहले तो अपने 3 बातों को ध्यान रखें। जब भी हम गुप्त काल पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न यही आता है कि गुप्त थे कौन। ये गुप्त जो थे ये कौन थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे। कौन थे? कुषाणों के सामंत। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि सामंत क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। मान लीजिए कोई भी राजा है, ये राजा है और ये राजा का पूरा कार्य क्षेत्र है, पूरा अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, इस अधिकार क्षेत्र में आसपास के जो स्थान होते थे वहाँ तो डायरेक्ट राजस्व आ जाता था, लेकिन जो उनके किनारे होते थे या सीमावर्ती जो प्रदेश होते थे वहाँ पर कुछ भू राजस्व करने के लिए या छोटे मोटे प्रशासन संचालित करने के लिए सामंत एक तरीके से वहाँ पर नियुक्त करने पड़ते थे। तो सामंत जो होते थे, आपको पता होगा, कि सीमावर्ती प्रदेश में होते थे और इनके जो प्रमुख कार्य है वो भू राजस्व इकट्ठा करना और उस छोटे मोटे इलाके में प्रशासन करना। यानी कि जब भी कई बार ऐसा होता था कि ये सामंत थे, अब जैसे मान लीजिए ये राजा है, मैं बड़ा बनाता हूँ इसको, और इसका पूरा अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा अधिकार क्षेत्र है। अब यहाँ आसपास के इलाके में तो इसके राजस्व डायरेक्ट ही आ जाता था। ठीक है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में इन्होंने राजस्व इकट्ठा करने के लिए या प्रशासन संचालित करने के लिए क्या करने पड़ते थे? सामंत नियुक्त करने पड़ते थे। ये तो मैंने 5-6 जो भी डायग्राम बनाए छोटे छोटे, ये सामंत है। मान लीजिए क्या है, ये सामंत है। ठीक है, अभी सामंत क्या करते थे, इस इलाके में इसका अपना इलाका होता था, इसका अपना इलाका होता था, इसका अपना अधिकार क्षेत्र होता था, इसका अपना क्षेत्र होता था, सबका अपना अपना क्षेत्र होता था और ये अपने अपने क्षेत्र में राजस्व को इकट्ठा करते थे, अपना कुछ परसेंट काट के राजा के पास में जमा करा देते थे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ये जो सामंत है ये देखते थे कि राजा कैसा है। कई बार राजा ऐसा होता था, बिल्कुल कमजोर प्रवृत्ति का अगर राजा होता था तो ये सामंत आपस में बातचीत करके इस राजा पर आक्रमण कर देते थे और राजा के राज्य को क्या कर लेते थे? ध्वस्त कर देते थे, जीत लेते थे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें गुप्तों की, तो गुप्त जो थे वो किन के सामंत थे? गुप्त जो थे ये कुषाणों के सामंत थे। तो इन्होंने क्या किया? कुषाणों के जो राज्य था उस पर अधिकार कर लिया। बाद में पहले किस पद पर थे? तो पहले ये सामंत के पद पर थे। बात आई समझ में? तो ये लिख भी रखा है मैंने कि कमजोर शासक होने पर ये अपने आप को राजा घोषित कर देता था, उस पर आक्रमण करता और उसको जीत लेता। ठीक है, अब देखो, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो वंश था वो मौर्य वंश था और इसका अंतिम शासक वैदर्थ था। इसकी हत्या शुंग के पुष्यमित्र ने करी और उसके बाद में कण्व वंश आया। उसके बाद में आंध्र सातवाहन वंश आया। आंध्र सातवाहन वंश के एक राजा थे जिसका नाम है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के नाना घाट अभिलेख, जो कि हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, इस नाना घाट अभिलेख में भूमि दान देने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसी समय विदेशी आक्रमणकारी, जिनमें मुख्य रूप से हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक या पल्लव, शक, कुषाण इत्यादि व्यक्ति थे। शक थे, उनमें जो प्रमुख राजा था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है और इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के बारे में हमें पता है कि सुदर्शन झील से 2 मौर्यकालीन राजाओं के बारे में पता चलता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद में आए कुषाण शासक। तो कुषाण का शासक में से जो इम्पोर्टेंट था वो था कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में क्या बात है कि ये इसी के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और इसी चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं महायान और हीनयान में विभक्त हो गया था। तो ये तो हमने बहुत पहले बात कर ली है। इन्हीं कुषाण सामंतों, इसी कुषाणों के जो सामंत थे वो थे गुप्त। ठीक है, और बाद में गुप्तों ने क्या किया? कुषाणों यानी कि कुषाणों के ऊपर आक्रमण करके इनको जीत लिया था और उसके बाद में जो शासन आया था या वंश आया था वो आया था गुप्त वंश।
गुप्त वंश में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इनका सीरियल कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए श्रीगुप्त, उसके बाद में घटोत्कच, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद में समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्रम। श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, जबकि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर और भी मत 2-4 मत मैंने और भी लिख रखे हैं, तो इसको भी आप देख के स्पष्ट कर सकते हैं कि गुप्त कौन थे। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार ये पंजाब के निवासी थे। गौरीशंकर ओझा के अनुसार ये क्षत्रिय थे। हेमचंद्र राय चौधरी और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र के अनुसार ये ब्राह्मण थे। और अधिकतर विद्वानों ने कुषाणों को सामंत माना है। तो अधिकांश मत अपने को ये ध्यान रखना है कि अधिकांश जो विद्वान थे उन्होंने ये माना था कि जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, इसमें अगर हम गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को माना जाता है, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी थी। उनके बाद में आए थे घटोत्कच, जिन्होंने उपाधि धारण की थी महाराज की। उसके बाद में आए थे चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 तक, जिन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी। दोस्तों इनके बारे में कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है कि श्रीगुप्त को जो है वो गुप्त वंश का शासक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का शासक तो किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को, जबकि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। तो गुप्त संवत कब चलाया गया था? 319 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। इन चांदी के सिक्कों पर स्वयं तथा अपनी पत्नी की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी। किसने करवाई थी दोस्तों ये? तो ये कराई थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, और गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में कराया था। इसके बाद में अगला जो शासक आता है वो आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल रहा है वो 335 से 375 ईस्वी रहा है। अगर हम इसकी उपाधियों की बात करें तो समुद्रगुप्त को मुख्य रूप से पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, धर्षीबंद यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, सर्व राज्योच्चता, भारत का नेपोलियन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी उपाधि। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ के अनुसार माना जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जानकारी, अगर समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ से जो जानकारी जो मिलती है वो मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन की रचना है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और प्रयाग प्रशस्ति की शैली चंपू है। चंपू का मतलब गद्य पद्य दोनों में है। और प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्तियों की संख्या 33 है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख कर रखा है। प्रयाग प्रशस्ति में आर्यभट्ट के दशमलव सिद्धांत, शून्य सिद्धांत के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में रची गई थी। इसमें कुल मिलाकर 33 पंक्तियां थी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के विजय अभियान व आर्यभट्ट के दशमलव सिद्धांत की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के काल में संधि विग्रह के पद पर हरिसेन था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यह हरिसेन कौन है? यह हरिसेन वही है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है। किसके पद पर था ये? संधि विग्रह के पद पर था। अब हम समुद्रगुप्त की विजय नीति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ढंग से देखेंगे। देखिए, समुद्रगुप्त की विजय नीति के बारे में हम बात करें तो मुख्य रूप से ये तो इसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। अब इसकी नीति के बारे में बात करते हैं। उत्तर भारत की नीति, तो उत्तर भारत में इसकी जो नीति थी वो थी प्रस्पोद्धरण, इसे अपन प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं। उत्तर की 12 राज्यों की विजय प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 21 में उल्लेखित है। तो ये आपको पंक्ति संख्या ध्यान रखनी है। कुल पंक्ति संख्या कितनी थी?
तो कुल पंक्ति संख्या 33 थी, ये ध्यान रखना है। इसमें उत्तर भारत की नीति जो कि प्रस्बोधरण नीति कहलाती है, इसका उल्लेख 21 पंक्ति संख्या 21 में है। सीमावर्ती राज्यों की विजय नीति, इसका उल्लेख जो है पर्याप्त प्रशस्ति की संख्या 22 में है। दक्षिण भारत के 12 विजयों की प्रतिनीति जो है वो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहलाती है। ग्रहण अलग है, मोक्ष अलग है और अनुग्रह अलग है, ठीक है। तो तीनों नीतियाँ जो है वो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके प्रति है, जिनका जो वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति की जो लाइन नंबर है 19 और 20 है उसमें वर्णित किया गया है। अभी मैं इनको याद भी करा दूंगा कैसे याद करनी है। फिलहाल देखिए, पश्चिम व विदेशी राज्यों के प्रतिनिधि की बात करें तो आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक, ठीक है, ये नीतियाँ थी प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 23 व 24 में जिनका उल्लेख कर रखा है। अब ये नीतियाँ क्या थी, देखो इसमें तो बहुत बड़ा व्याख्यान हो जाएगा, तो अपन सीधा याद ही कर लेते हैं। तो क्योंकि अपने पास में बिल्कुल शॉर्ट टाइम है, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, तो अपन केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले दक्षिण भारत के 12 विजयों की नीति के बारे में बात करेंगे। तो ये नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, जिनका उल्लेख जो है वो 19 और 20 में है, ठीक है। 19-20 याद हो जाएगी। अब सीधा आप चले जाइए उत्तर में, उत्तर भारत की। दक्षिण देख ले, सबसे पहले दक्षिण और दक्षिण से फिर उत्तर। तो 19-20 के बाद में क्या आता है 21, तो पंक्ति संख्या 21 में उल्लेख है। और किसका उल्लेख है, प्रस्बोधरण का, जिसे अपन प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते थे, यानी डायरेक्ट आक्रमण करा और उस पर राज्य करने लग गए, इसे कहा जाता है प्रस्बोधरण, ठीक है। 19, 20, 21, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ 22 पंक्ति संख्या 22। तो इसमें पूर्ववर्ती जो राज्य हैं या सीमावर्ती जो राज्य हैं उनकी विजय नीति का वर्णन एक तरीके से कर रखा है, उनका उल्लेख कर रखा है। उसके बाद में हम आते हैं पश्चिम में, तो 19, 20, 21 फिर 22, अब लास्ट में आते हैं 23 व 24, 23 व 24। तो पश्चिम राज्यों के जो पश्चिमी या विदेशी राज्यों के प्रति जो नीति थी वो थी आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक। इनका जो उल्लेख है वो 23 व 24 नाम की जो पंक्ति है उसमें उल्लेखित किया गया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप और इसको एक बार से रिपीट करेंगे। कुछ ही नहीं है, सबसे पहले दक्षिण में चलना है, दक्षिण में 19, 20, उसके बाद में उत्तर में चलना है 21 पंक्ति संख्या 21, उसके बाद में 22 और लास्ट में पश्चिम में आ जाना है 23 व 24। 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। दक्षिण में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, उत्तर में प्रस्बोधरण और पश्चिम में आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्व मंदक। और इधर आपको दिख ही रहा है ये सीमावर्ती राज्यों की नीति है 22 में, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्बोधरण, उत्तर भारत के 12 राज्यों का विलय 2 बार में किया गया, जिसके तहत पहली बार में 3 राज्यों का विलय किया गया, जिसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति की संख्या 13 व 14 से प्राप्त होती है। उत्तर भारत के शेष 9 राज्यों के विलय की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति की संख्या 21 से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त में विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्बोधरण यानी कि प्रत्यक्ष नियंत्रण नीति का प्रयोग किया गया, यानी कि पाटलिपुत्र के आसपास के छोटे छोटे प्रांतों पर आक्रमण करके विलीन करने की जो नीति थी वो प्रस्बोधरण नीति कहलाती है। दूसरा है आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक। तो आपको पता है ये पश्चिमी राज्यों के या विदेशी राज्यों के प्रतिनीति थी। समुद्रगुप्त ने के द्वारा पश्चिमी व विदेशी राज्यों की प्रतिनीति को अपनाया गया था, जिसमें इन राज्यों को ये कहा गया था कि या तो वे स्वयं गुप्त शासकों की अधीनता स्वीकार कर ले या अपनी कन्याओं का विवाह यानी कि कन्योत्पायन के तहत कन्याओं का विवाह गुप्त शासकों से करे, या फिर गुरुत्व मंदक मतलब अपने प्रदेश के लिए शासन चलाने हेतु शासन आदेश प्राप्त करें, यानी हमसे आदेश लें, ठीक है। इनका उल्लेख किया गया है। इनका जो उल्लेख है वो 23 व 24 में किया गया है, पश्चिम के हमने देख लिया था। अगली जो नीति थी वो थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। तो ये दक्षिण राज्यों के प्रति थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों के प्रति इस नीति का पालन किया था, जिसके तहत दक्षिण के राजाओं पर अधिकार करके उन्हें छोड़ दिया गया था, मोक्ष प्रदान कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की संख्या नंबर 19 व 20 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। और अपनी एक बच गई 22 नंबर वाली यानी कि सीमावर्ती राज्यों के प्रति नीति। तो उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों के लिए यानी कि इसमें 5 राज्य हैं,
इनके लिए नीति सर्वकर, दानाज्ञाकरण, प्रमाण आगमन, ठीक है, ये नीति थी। इसमें मुख्य रूप से 5 राज्य समतट, डबाक, कामरूप, कर्तपुर, नेपाल, उस समय के ये वर्तमान की पूर्वी बंगाल, असम के समीप असम, जालंधर और वर्तमान का नेपाल, ठीक है। यहाँ नोट लगा के लिख रखा है कि उत्तर पूर्व सीमावर्ती राज्यों की विजय का जो उल्लेख है वो प्रयाग संधि की पंक्ति संख्या 22 में उल्लेखित है। हेमचंद्र राम चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को उसकी धर्म विजय की संज्ञा दी है। धर्म विजय क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है दक्षिण विजय में उन्होंने 5 राज्यों को जीतकर उन्हें मुक्त कर दिया था, मोक्ष दे दिया था, यानी कि उन्हें छोड़ दिया था, उन पर अधिकार नहीं किया था, जो कि बिल्कुल उनके धर्म के अनुरूप था, अतः इसे धर्म विजय कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? तो आपको बताना है मेघवर्मन था। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से उरुवेला यानी कि बोधगया में मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन समुद्रगुप्त के दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु का निवास था, जिसे पता चलता है कि गुप्त वंश के शासक धार्मिक रूप से अधिक कट्टर नहीं थे। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखें। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा कराए गए सिक्के मुख्य रूप से 6 प्रकार के थे, जिन्हें ये मुख्य रूप से स्वर्ण सिक्के थे, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो गरुड़ प्रकार के सिक्के, ठीक है, जिसमें मुख्य भाग था और उसी के ऊपर राजा की जो आकृति है या गरुड़ जो ध्वज है वो अंकित कराया गया था, और इसके जो पृष्ठ भाग है इसके ऊपर अपनी उपाधि पराक्रम को दर्शाया गया था। इसी प्रकार से धनुधारी सिक्के थे, ठीक ना, जिसके मुख्य भाग पर राजा की आकृति और धनुष बाण था और पृष्ठभूमि पर अति प्रस्थ। दोस्तों ये आपको ध्यान नहीं रखने, आपको केवल सिक्कों के प्रकार ध्यान रख लेने। अगर आपको ध्यान रहे दोस्तों, गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुधारी प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सिक्के, वीणा प्रकार के सिक्के और व्याघ्रहनन प्रकार के सिक्के। पशु प्रकार के सिक्के हैं, इनमें मुख्य भाग पर राजा की आकृति और परशु की आकृति थी, और पृष्ठभूमि पर यानी कि पीछे के जो भाग है उसके ऊपर अपनी उपाधि कृतांत परशु को उन्होंने अंकित करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये थी 6 प्रकार के सिक्के मुख्य रूप से। देखो यहाँ पर वैसे एक प्रकरण है, ये मैंने लिख ही रखा है। विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। इस देवी चंद्रगुप्तम से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक रामगुप्त नाम का एक राजा शासन करता था। इस रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त के काल में शकों का खतरा बढ़ गया था। रामगुप्त के काल में शकों का खतरा बढ़ गया था और शकों के आक्रमण से बचने के लिए रामगुप्त ने एक निर्णय लिया कि वे अपनी पत्नी ध्रुव देवी का विवाह शकों को सौंपकर अपने राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। यह बात चंद्रगुप्त को अच्छी नहीं लगी और चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या कर दी और शकों के आक्रमण के विफल के बाद में ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। समझे कुछ? नहीं, बताता हूँ। देखो, विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। इस देवी चंद्रगुप्तम के द्वारा मतलब इसमें यह अंकित मिलता है कि जो चंद्रगुप्त है उससे पहले और समुद्रगुप्त के बीच में, ये अभी समुद्रगुप्त हम पढ़ के आए हैं, समुद्रगुप्त, और इसके बाद में हम जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त। लेकिन ये पुस्तक क्या कहते हैं देवी चंद्रगुप्तम, कि इन दोनों शासकों के बीच में एक शासक और था जिसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त नामक शासक था। अब इसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि रामगुप्त जो है वो बहुत ही एक तरीके से कायर तो नहीं कह सकते, एक तरीके से बहुत ही कमजोर शासक था दोस्तों। ये बहुत ही कमजोर शासक था और इसी समय शकों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। शकों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और शकों के आक्रमण को ये झेल नहीं पाया था। तो शक क्या करते थे? लूटपाट करते थे और जो स्त्री वगैरह होती थी उनके साथ में मतलब विवाह वगैरह कर लेते थे। तो ऐसी कंडीशन में रामगुप्त ने ये तय कर लिया था कि अब उनसे मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने जो अपनी पत्नी थी ध्रुव देवी, उनका विवाह शकों के साथ में करना तय कर लिया था। अब ये जो बात है इसी के समकालीन जो दूसरा अपन शासक पढ़ेंगे अभी, चंद्रगुप्त, इसको ये अच्छी नहीं लगी। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, जो शक अभी आक्रमण कर रहे थे रामगुप्त के ऊपर, उनके ऊपर अटैक कर दिया और चंद्रगुप्त ने शकों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। शकों को परास्त कर दिया और बाद में रामगुप्त को भी हत्या कर दी, रामगुप्त को भी मार दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसके साथ में विवाह कर लिया। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इस घटना के बारे में जो जानकारी है ये हमें कहाँ से मिलती है। तो राजशेखर की एक पुस्तक है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, बाणभट्ट की पुस्तक है जिसका नाम है हर्ष चरित्र, और बाणभट्ट की दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है कादम्बरी। इन तीनों बुक से हमें ये इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त था, इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद में या रामगुप्त की हत्या करने के बाद में ध्रुव देवी के साथ में विवाह कर लिया था। अब हम बात करते हैं अगले शासक की जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में है इनका कार्यकाल। इनकी जो उपाधि है ये भी ध्यान रखना है, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रमांक। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी उपाधि है वह है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मुख्य रूप से 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में से हमें सभी के नाम याद करने हैं। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वरामिहिर, वररुचि, वेताल भट्ट, शपणक, शंकु, घटप्रकर। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएंगे। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह। अब तीनों नाम जो है वे वैपे ही हैं, वरामिहिर वैसे वररुचि वैसे वेताल भट्ट, शपणक, शंकु और घटप्रकर। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके दरबार के 9 रत्नों में शामिल कौन नहीं था। तो आपने से 4 ऑप्शन यहाँ से देगा और एक कोई और डाल देगा। ठीक है। तो आपको ये 9 के 9 नाम याद रहने चाहिए, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वरामिहिर, वररुचि, वेताल भट्ट, शपणक, शंकु, घटप्रकर। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का काल गुप्त काल में कला व साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके काल में 9 रत्नों की मंडली थी। ठीक है। अब देखो सिंपल सा प्रश्न जो पिछली बार रेट में पूछा गया था कि आपको 3-4 काल दे दिए थे। जैसे उन्होंने दे दिया था, सबसे पहले दे दिया था मौर्य काल दिया था। ठीक है। उसके बाद में दिया था गुप्त काल, 1-2 काल और दे दिए थे, और आपसे पूछा था कि इनमें से जो सबसे स्वर्ण युग है वो कौन सा काल माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है गुप्त काल को इनमें सबसे स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। अब गुप्त काल में भी पूछ ले, क्योंकि गुप्त काल में भी काफ़ी शासक हुए हैं, तो गुप्त काल में अगर शासक में पूछ ले तो मुख्य रूप से अगर कला व साहित्य के क्षेत्र में पूछे, आपसे पूछे कि बताओ गुप्त काल में कला व साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल को। ठीक है। इसके काल में मुख्य रूप से 9 रत्नों की मंडली थी जिनकी हमने पहचान कर ली है। आगे हम बात करते हैं फाहियान। फाहियान जो यात्री है ये चीनी यात्री था। फाहियान का जो अर्थ है वो है धर्माचार्य। ठीक है। फाहियान ने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम था फुकोकी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो फाहियान है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने ही चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के मतलब जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को ब्राह्मणों का देश कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि विक्रमादित्य के क्षेत्र को ब्राह्मणों का देश किसने कहा है, तो ये कहा था फाहियान ने। ठीक है। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था और जिनका यात्रा वृत्तांत था फुकोकी। फाहियान के बारे में अगर अलग से हम बात करें तो अपन थोड़ा नीचे चलते हैं। अभी इसमें देखिए, ये फाहियान था चाइना का, चीन से था ये। ठीक है। ये स्थल मार्ग से भारत में आया था। सबसे पहले ये आया था गोमती विहार में। तो आपसे पूछ सकता है कि चीनी यात्री जो फाहियान था इन्होंने सबसे पहले किस स्थल का भ्रमण किया था, तो आपको बताना है गोमती विहार का भ्रमण किया था। किस मार्ग से आया था, तो स्थल मार्ग से आया था, और जाते समय किस मार्ग से गया था, तो ये जल मार्ग से गया था। अभी हम बात करेंगे। इस गोमती विहार से ये सीधा गया मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये ब्राह्मणों का देश है। उसके बाद में ये यहाँ से जैतवन विहार जाता है। जैतवन विहार से राजधानी पाटलिपुत्र जाता है, और उसके बाद में ताम्रलिप्ति बंदरगाह जाता है, जहाँ से व्यापार केंद्र था प्रमुख रूप से ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और उसके बाद में जो दक्षिण पूर्वी द्वीप है, जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका होते हुए ये
इस जल मार्ग से वापस कहाँ चला गया, वापस चीन चला गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फाहियान है वो स्थल मार्ग से भारत में आया था और जल मार्ग से गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर घूमा था, तो गोमती विहार, मध्य प्रदेश, जैतवन विहार, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति बंदरगाह और जितने भी दक्षिण पूर्वी के द्वीप थे यहाँ से होकर गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाहियान के अनुसार भारत के लोग मांस, मदिरा व लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। भारत में मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती है। किसके अनुसार है, फाहियान के अनुसार है। राजद्रोह के आरोप में अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता है। व्यापार में भारत के लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। नोट लगा के लिख रखा है कि फाहियान ने चांडाल नामक जाति का उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि गुप्त काल में छुआछूत का प्रचलन था। अब चांडाल जाति से छुआछूत का प्रचलन मतलब कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों चांडाल एक जो जाति थी, ये एक तरीके से ऐसी जाति थी जिनको लोग टच करने से डरते थे। यानी कि जब भी चांडाल आते थे तो ये लकड़ी का डंडा बजाते हुए नगर में प्रवेश करते थे। चांडाल जाति डंडा बजाते हुए नगर में प्रवेश करती थी और जैसे डंडे बजाते हुए वो आती थी तो लोग पहचान जाते थे भी चांडाल आ रहे, तो वो अपने अपने स्थान से हट जाते थे, है ना, क्योंकि अगर स्थान में रहेंगे तो वो टच हो जाएंगे, तो उनसे मतलब छुआछूत करते थे। तो इससे पता चलता है कि गुप्त काल में छुआछूत का प्रचलन था। ठीक है, दूसरा नोट लगा रखा है कि फाहियान स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया था, जिसमें उन्होंने क्रमशः गोमती विहार, मध्य प्रदेश, जैतवन विहार, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति बंदरगाह और दक्षिण पूर्व द्वीपों की यात्रा करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था और कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। वर्तमान मथुरा व अहिछत्रपुर का जो क्षेत्र था वो नाग वंश के नियंत्रण में था। यानी कि उन्होंने कुबेर नागा से विवाह किया था और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उज्जैन व उसके आसपास के क्षेत्र में शक यानी कि क्षत्रप शासकों का शासन था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के लिए वाटाकक वंश यानी कि जो महाराष्ट्र में था, वाटाकक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया। ये विवाह करने के पीछे लॉजिक क्या था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के आसपास यानी कि उज्जैन और उसके आसपास जो शक थे, वो जो उनको परेशान कर रहे थे, उनको पराजित करने के लिए। ठीक है, वाटाकक वंश के जो महाराष्ट्र में जो वंश चलता था उसके शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करा दिया था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में बाद में उन्होंने शकों को पराजित कर दिया और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा व्याघ्र शैली के सिक्कों का प्रचलन कराया गया था। दिल्ली से जो मेहरौली का स्तंभ लोक मिला है, जिसे अपन लोह स्तंभ कहते हैं, ये जो प्राप्त हुआ है, इसमें चंद्र नामक राजा के नाम का उल्लेख है और इस राजा की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है और इसी लोह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आपको बताना है मेहरौली स्तंभ से। मेहरौली स्तंभ कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी हमें पता है कहाँ से मिली थी, प्रयाग प्रशस्ति से मिली थी। ठीक है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान की जानकारी हमें मेहरौली स्तंभ से मिली है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मंदिर निर्माण शैली की। तो मंदिर निर्माण शैली में मुख्य रूप से दो शैली ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है नागर शैली और दूसरी आपको ध्यान रखना है द्रविड़ शैली। नागर शैली में क्या होता है कि ये मंदिर है, मान लीजिए ये मंदिर है, इसके अंदर ये मूर्ति है जिसे गर्भगृह कहा जाता है, जिसमें मूर्ति स्थापित होती है। एक छोटी सी कोठड़ी सी होती है ना, जिसमें मूर्ति स्थापित होती है और इसके चारों तरफ दोस्तों एक परिक्रमा पथ होता है, जिसमें अपन चारों तरफ क्या काटते हैं, परिक्रमा निकालते हैं। ठीक है, तो जो परिक्रमा पथ जो होता है इसे अपन प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, और जो मंदिर की जो चारों तरफ इसके आगे जो दीवारें होती है उन्हें जंगा कहते हैं। इसके ऊपर एक शिखर सा होता है जिसे अपन शिखर कहते हैं और इस शिखर के ऊपर भी एक छोटी सी गर्दन सी होती है जिसे अपन ग्रेवा कहते हैं और एक ऊपर छोटा सा फूल सा लगा रहता है जिसे अपन आमलक कहते हैं और यहीं पर जो सबसे ऊपर का फूल का जो हिस्सा होता है उसे अपन कलश कहते हैं। ठीक है, इस शैली को अपन कहते हैं नागर शैली। कौन सी शैली है, ये नागर शैली। इस शैली में जो मंदिर बने हुए हैं इन्हें अपन नागर शैली कहते हैं।
उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में हैं। तो जब भी आपको उत्तर भारत के जो मंदिर पूछे तो आपको सीधा लगाना है कौन सी शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बने हुए हैं। जबकि दक्षिण भारत के अधिकांशतः मंदिर द्रविड़ शैली में बनी हुई है। द्रविड़ शैली क्या होती है कि एक तरीके से ये पिरामिड नुमा होती है, इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, पिरामिड नुमा होती है। और इसमें जो प्रवेश द्वार है उन्हें गोपुरम कहा जाता है। इनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई आपकी द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं द्रविड़ शैली में हैं। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित है। लेकिन दोस्तों कुछ आपको कई जगह आपको बेसर या चालुक्य शैली भी मिल जाती है। तो जिस शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के गुण हो तो ऐसी शैली को अपन कहते हैं बेसर शैली या चाणक्य शैली। दोस्तों द्रविड़ शैली की विशेषता और है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो पर्वत को या पहाड़ को काट कर बनाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। नागर शैली को हम आर्य शैली भी कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिर का निर्माण ईंटों के द्वारा नागर शैली में करवाया गया। नागर शैली की प्रमुख विशेषता और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो इसके विशाल शिखर माने जाते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि झांसी यानी कि यूपी में जो स्थित है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ के 10 अवतार जो मंदिर है इसमें पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था। और ये किस शैली में निर्मित है, तो ये नागर शैली में ही निर्मित है। दूसरी बात करते हैं द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे मंदिर बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता इनके विशाल प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, इनकी आकृति पिरामिड के अनुसार होती है, पिरामिड के समान होती है। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तीसरी शैली होती है बेसर या चालुक्य शैली। बेसर का अर्थ है खच्चर। चालुक्य शासकों के द्वारा बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। बेसर शैली में नागर व द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। एक होती है एकायतन शैली। ऐसे मंदिर जिनके गर्भगृह में एक प्रतिमा हो, एकायतन शैली कहलाती है। एक होती है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण किया जाता है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि गर्भगृह जो होता है उसमें 5 मूर्तियाँ होती हैं। पंचायतन शैली में कितनी मूर्तियाँ होती हैं, 5 होती हैं। जो मुख्य रूप से जो इसमें अंदर होती है वो होती है विष्णु की, ठीक, विष्णु भगवान की मूर्ति होती है। और उसके चारों तरफ में सूर्य की, शिव जी की, गणेश जी की और शक्तिपीठ की जो है वो मूर्ति लगी रहती है। ठीक है, तो इसे अपन पंचायतन शैली कहते हैं। इसके अलावा एक शैली होती है जिसे अपन कहते हैं महामारू शैली। एक स्थान पर एक से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण की जो शैली है उसे अपन महामारू शैली कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा महामारू शैली में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ये ध्यान रखना है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा किस शैली में मंदिरों का निर्माण कराया गया था, महामारू शैली में। एक होती है तक्षण कला। छन्नी व हथौड़े के माध्यम से मंदिर का निर्माण करने की जो कला है वो तक्षण कला कहलाती है। मूर्ति बनाने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं, सिलावट कहलाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है, इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सीधा पूछा जा सकता है कि तिगुआ का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, एमपी में। भूमरा का शिव मंदिर एमपी में। नरसना कुठार का पार्वती मंदिर एमपी में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी में। भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर यूपी में। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में। कई बार ऐसे प्रश्न सम्मिलित करने में भी दे देता है, एक तरफ लिखेगा मंदिर, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेगा उनके स्थान। आपको सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भूमरा का शिव मंदिर एमपी, नरसना कुठार का पार्वती मंदिर एमपी, देवगढ़ का दशावतार यूपी, भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से याद करना। चंद्रगुप्त द्वारा चलाए गए प्रमुख सिक्के, मुख्य रूप से इनमें धनुर्धारी सिक्के थे जिसमें धनुष धारण किए हुए हैं, छत्रधारी जिसमें छत्र को धारण किए हुए हैं, पर्यंग सिक्के जिसमें राजा को आभूषणों सहित चित्रित किया गया है, सिंह नियंता सिक्के शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, अश्वरोही सिक्के घोड़े पर सवारी करते हुए का चित्रण है। तो ये सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्के थे। अगला जो शासक आता है वो आता है कुमारगुप्त। इसे कहा जाता है महेंद्रादित्य। 415 से 455 ईस्वी के मध्य इनके काल में सर्वाधिक अभिलेखों की रचना हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासक के काल में सर्वाधिक अभिलेखों की रचना हुई, तो आपको बताना है कुमारगुप्त। इन अभिलेखों की जो संख्या थी वो थी 18, सर्वाधिक 18 अभिलेख मिले हैं।
गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के कुमारगुप्त के काल के हैं। किसके काल के हैं? कुमारगुप्त के काल के हैं। कहाँ से मिले हैं? भरतपुर के बयाना से। कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसके काल में हुई थी? तो आपको बताना है कुमारगुप्त के काल में। यह विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय में धर्मगंज नामक पुस्तकालय था जो कि 3 भागों में डिवाइडेड था, रत्नोदधि, रत्नरंजक, रत्नसागर। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के काल में पुष्य मित्र जाति के द्वारा आक्रमण किया गया था और इस आक्रमण को विफल करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया था, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब हम इसके प्रमुख अभिलेख की बात करते हैं। विल्सड अभिलेख सबसे पहला अभिलेख है, विल्सड अभिलेख। तो सबसे पहले अभिलेखों के संदर्भ में 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो वो अभिलेख मिला कहाँ से है और दूसरी बात उस अभिलेख की विशेषता क्या है, उसमें क्या उल्लेखित किया गया है। तो विल्सड अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त से संबंधित है और इसमें ये यूपी से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में पता चलता है। कौन से? विल्सड से। वैसे विल्सड वैसे वंशावली। ठीक। दूसरा है गढ़वा अभिलेख। यूपी से प्राप्त इस अभिलेख पर परम भागवत शब्द उत्कीर्ण किया गया। परम भागवत शब्द किस अभिलेख पर उत्कीर्ण किया गया है? गढ़वा अभिलेख। कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तीसरा है करमंदा अभिलेख। यूपी से प्राप्त इस अभिलेख में शिव की प्रतिमा बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म को भी मानते थे। बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में बैग्राम, दंदे, दामोदरपुर ये बंगाल से प्राप्त अभिलेख है। उपरोक्त तीनों अभिलेखों से गुप्त काल में भूमि दान में दिए जाने का उल्लेख है, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि हम पहले बात कर चुके हैं, सबसे पहले भूमि दान देने के जो साक्ष्य हैं वो नाना घाट अभिलेख से मिले, जो महाराष्ट्र से मिले हैं, जो कि आंध्र सातवाहन काल में सातकर्णी प्रथम के काल का है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में भूमि देने के साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुए? तो गुप्त काल में पूछे तो आपको बताना है बैग्राम, दंदे या दामोदरपुर। ठीक है, ये बंगाल से प्राप्त अभिलेख है। किसके काल के हैं? तो ये कुमारगुप्त के काल के हैं। ठीक है। म्यूर शैली व आश्रम में एक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन भी कुमारगुप्त ने करवाया था, इस बात को भी ध्यान रखें। अगला शासक आता है कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हुण मध्य एशिया के एक लड़ाकू जाति थी। भारत में हुणों को मलेच्छ कहा जाता था, इस बात को भी ध्यान रखें। पहला जो हुण आक्रमणकारी था वो था खुशनवाज। क्या नाम था? खुशनवाज नाम था। और दूसरा जो आक्रमणकारी था वो था तोरमण। तीसरा था मिहिरकुल। इसके द्वारा भारत में उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण किया गया था हुणों के द्वारा। हुण आक्रमणकारी मिहिरकुल ने सियालकोट, यानी कि जो पंजाब में पड़ता है, सियालकोट को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। मिहिरकुल शैव मत का अनुयायी था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कहोम अभिलेख की बात करते हैं। यूपी से प्राप्त कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार भद्र नामक व्यक्ति के द्वारा 5 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। ऋषभदेव, अष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, शांतिनाथ। ठीक है। ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे, अष्टनेमी 22वें, पार्श्वनाथ 23वें, महावीर स्वामी 24वें। ठीक है, ये तीर्थंकर आपको कंटिन्यू ध्यान रखने हैं। स्कंदगुप्त के द्वारा वर्षभ शैली के सिक्कों का प्रचलन कराया गया था, ये ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त ने चीन के साथ में मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए चीन में अपने राजदूत भेजे थे। किसने भेजे थे? ये स्कंदगुप्त ने भेजे थे। देखो, ये सिक्कों के बारे में मैंने नोट लगा के लिख रखा है। कुमारगुप्त ने म्यूर शैली के सिक्के चलाए थे। म्यूर मतलब मोर। किसका है? कार्तिकेय का वाहन है। ठीक है। स्कंदगुप्त ने वर्षभ शैली के सिक्के चलाए थे। वर्षभ मतलब नंदी, यानी कि ये जो शिव जी का वाहन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त ने म्यूर शैली के, स्कंदगुप्त ने वर्षभ शैली के सिक्के चलाए थे। गुप्तकालीन प्रशासन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से प्रशासनिक इकाइयों और उसके अधिकारियों की हम बात करते हैं। केंद्र में राजा
उसके बाद में देश, अवनि या भुक्ति में उपरिक, विषय या जिले में विषयपति, विधि तहसील। उसके बाद में पेंट गांव के समूह को कहा जाता था और सबसे नीचे होते थे गांव। गुप्त काल में प्रशासनिक पद वंशानुगत हो गए थे। गुप्त काल में अधिकारियों के एक विशिष्ट वर्ग को कुमारामात्य कहा गया। केंद्र के अन्य प्रमुख अधिकारियों की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से महाबलीकृत यानी कि सैन्य विभाग के अधिकारियों को महाबलीकृत कहा जाता था। न्याय विभाग के से संबंधित अधिकारी को दंडनायक कहा जाता था। पुलिस विभाग के स्रोत अधिकारियों को दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त काल में साधारण पुलिस कर्मियों को चाट बाट कहा जाता था। इसके अलावा और जो बात करें मुख्य रूप से तो महाक्ष पटलिक राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी, संधि विग्रहक युद्ध व संधि से संबंधित अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला छठा है अग्रहारिक यानी कि दान विभाग से संबंधित अधिकारी को अग्रहारिक कहा जाता था। इनमें दोस्तों प्रश्न सीधा पूछेगा कि गुप्त काल में सैन्य विभाग से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था, तो आपको बताना है महाबलीकृत। इस तरह से याद ही करने, इनका कोई उपचार नहीं है। देखिए व्यापार वर्ग गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य अपने उच्चतम स्तर पर था। व्यापारियों को अपने संगठन बना रखे थे। ये संगठन श्रेणी कहलाते थे। देखिए एक ही परिवार के लोगों का जो समूह होता था उन्हें कुल कहा जाता था। कुल एक ही परिवार के लोगों का समूह होता था जो अलग अलग प्रकार के कार्य किया करते थे। एक होता था पुग यानी कि विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों का समूह पुग कहलाता था। एक होता था श्रेणी, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारियों का जो समूह है वो श्रेणी कहलाता था। और श्रेणी का जो प्रधान व्यापारी था उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। व्यापार के दौरान सबसे आगे चलने वाला व्यापारी सार्थवाहक कहलाता था। इस बात को भी ध्यान रखना है। निगम विभिन्न व्यापारिक श्रेणियों के संगठन को निगम कहा जाता था। श्रेणी के व्यापारी निगम में अपना अपना पंजीकरण कराते थे। इनको एक बार से दोबारा सीरियल क्रम में देख लीजिए। सबसे पहले कुल, एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग व्यापार करते हैं। दूसरा था पुग, अलग अलग परिवार के सदस्य अलग अलग व्यापार करेंगे। उसके बाद में था श्रेणी, एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह। और ये जो व्यापारी थे ये जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराते थे, जहाँ पे भी ये पंजीकृत कराते थे, उस संगठन को कहा जाता था निगम। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के श्रेणियों का संगठन क्या कहलाता था, निगम कहलाता था। इस बात को ध्यान रखें। गुप्तकालीन भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में समस्त भूमि राजा की मानी जाती थी। मुख्य रूप से जो भूमि है दो भागों में बटी हुई थी, एक है देवमात्रक, एक थी अदेवमात्रक। देवमात्रक भूमि ऐसी होती थी जिस पर देवताओं की कृपा हो, यानी कि अच्छी वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो देवमात्रक हो जाएगा, और बंजर भूमि वाला जो क्षेत्र है वो अदेवमात्रक हो जाएगा। क्षेत्र, खेती की जा सकने वाली योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने यानी कि रहने वाली जो भूमि थी उसे वास्तु कहा जाता था। ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो शील कहा जाता था। ऐसी जंगली भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो अप्रत कहा जाता था। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में भू राजस्व, ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 भाग से 1/4 तक वसूला जाता था। उत्पादन में एक निश्चित भाग को भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। गुप्त काल में जनसाधारण के द्वारा राजा को प्रतिदिन अपनी इच्छा से जो वस्तुएं दान करी जाती थी उन्हें भोग कहा जाता था। भोग व भाग को मिलाकर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, यानी कि जो राजा लेंगे तो वो लेंगे 1/6 लेंगे या 1/4 लेंगे, वो तो देना ही पड़ेगा। साथ में अपनी इच्छा से जो दिया जाएगा उसे भोग कहा जाएगा। ठीक है, तो भोग और भाग दोनों मिला करके जो भू राजस्व बनता था उसे अपन कर के रूप में देना पड़ता था लोगों को, राजा को। उद्रंग, गुप्त काल में स्थायी किसानों से लिया जाने वाला जो कर था उद्रंग कहलाता था। अस्थायी किसानों से लिया जाना कर ऊपरी कर कहलाता था। विष्टि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, विष्टि को ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का निःशुल्क श्रम होता था, एक प्रकार से बेगार होता था। ये क्या होता था, बेगार होता था, बेगार। तो बेगार क्या है, तो बेगार एक निःशुल्क श्रम होता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी मजदूर आता है 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करता है और उसको 300 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या था
कि वो 10 से 5 तो काम करता ही करता था, उसके बाद में उसे 5:30 बजे तक 6 बजे तक अलग से काम करा ले जाता था। यानी कि 10 बजे बेचारा आया और उसको 6 बजे छोड़ा जाता था। तो 1 घंटे का जो काम हो गया ये एक्स्ट्रा हो गया। तो इस प्रकार के काम को कहा जाता है विष्टि। ठीक है, यानी कि जो निःशुल्क श्रम करा लिया, निःशुल्क जो मेहनत कराइए उसे विष्टि कहा जाता था। और एक प्रकार का धार्मिक कर भी लिया जाता था जिसे अपन बलि कहते हैं, तो बलि को भी ध्यान रखना है। ठीक है, गुप्त काल में चुंगी कर प्रथा भी थी। जो चुंगी कर जो लिया जाता था उन्हें गुप्त काल में शुल्क कहा जाता था। ठीक है, ये वस्तुओं पर लिए जाने वाला कर था शुल्क, और शुल्क वसूलने वाला जो अधिकारी था वो सोल की कहलाता था। ठीक है, भूतोपांत प्रथाएं राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क भूतोपांत प्रत्यय कहलाता था। गुप्त काल में भूमि की माप की इकाई मुख्य रूप से कुल्यावाप, द्रोणवाप और आड़वाप थी। ये भूमि माप की इकाइयाँ थी। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट यानी कि घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन चित्रकला की। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य अजंता व बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं के चित्र लाल, हरा, नीले यानी कि RGB रंगों से बनाए गए थे। गुप्तकालीन चित्रों के 2 विषय माने गए हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। लौकिक में श्रृंगार, नृत्य, शिकार से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, जबकि पारलौकिक में महात्मा बुद्ध व ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र भी पारलौकिक चित्रों के अंतर्गत संग्रहित हैं। अजंता के चित्र या अजंता की गुफाओं की हम बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पर ये अजंता की गुफाएं हैं। इनकी खोज 1819 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। इन गुफाओं की आकृति घोड़े के नाल के समान है। यहाँ पर 29 गुफाओं के चित्र बनाए गए हैं, जिनमें से वर्तमान में 7 गुफाओं के उल्लेख हैं, यानी कि 7 गुफाओं के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। वैसे इनमें कुल मिलाकर 29 गुफाओं के चित्र बनाए गए थे। वर्तमान में कितने बचे हैं? 7 हैं। अब इनमें से हम मुख्य रूप से 7 की बात करें तो गुफा संख्या 1 व गुफा संख्या 2 में चालुक्य काल की ये मानी जाती है। गुफा संख्या 1 और 2। गुफा संख्या 9 और 10 सातवाहन काल की मानी जाती है, और गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्त काल की मानी जाती है। तो आपसे पूछ लेगा कि गुप्त काल से संबंधित जो गुफाएं हैं वो कौन सी हैं, तो आपको बताना है 16, 17 व 19। ठीक है, गुफा संख्या 16 की बात करें तो यहाँ से मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है, जो कि गुफा संख्या 16 का सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। मरणासन राजकुमारी का 16 से। गुफा संख्या 17 से तो चित्रशाला कहा गया है गुफा संख्या 17 को। यहाँ से महात्मा बुद्ध के जीवन, महाअभिनिष्क्रमण और महात्मा बुद्ध के द्वारा ग्रह त्याग करना एवं महापरिनिर्वाण व जातक कथाओं के चित्र कहाँ से मिलते हैं? गुफा संख्या 17 से मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। गुफा संख्या 17 से माता व शिशु का भी चित्र मिलता है। तो मुख्य रूप से आपको 2 गुफाएं तो ध्यान रखनी है। 16वीं जो गुफा है इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है, और 17 नंबर की जो गुफा है वो महात्मा बुद्ध के जीवन, महानिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और जातक कथाओं के चित्रों से संबंधित है। बाघ की गुफाएं MP से मिली हैं, जबकि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र से मिली हैं। ग्वालियर MP के समीप बाघ नामक स्थान पर 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी। यहाँ कुल मिलाकर 9 गुफाएं हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 7 गुफाओं के अवशेष हैं। जबकि जो बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं MP में, यहाँ से मुख्य रूप से कुल 9 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में श्रृंगार, नृत्य, संगीत, केश विन्यास से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र, इन चित्रों को हलिस्क कहा जाता है। ठीक है, एक रिव्यू देख लेते हैं अपन इनका वापस से। गुप्तकालीन चित्रकला, सबसे पहले इनके रंग तो आपको पता है RGB रंग, अभी बात कर चुके हैं इनकी। मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 प्रकार की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र से मिली हैं, जिनकी खोज जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा 1819 में किया गया था। इनकी संख्या 29 है। वर्तमान में कितनी गुफाओं के साक्ष्य हैं? 7 गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं।
पहली दूसरी चालुक्य काल की है, 9वीं 10वीं सातवाहन काल की है, 16 17 19 गुप्त काल से संबंधित है। अब गुप्त काल से संबंधित 16 17 19 है, जिसमें इंपॉर्टेंट है 16 नंबर की गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है और 17 नंबर की गुफा में बुद्ध के चित्रों से संबंधित, जिसमें जातक चित्र, महानिष्क्रमण, महानिर्वाण आदि के चित्र संग्रहित किए गए हैं। इधर हम बात करें बाघ की गुफाओं की, तो बाघ की गुफाएं कुल संख्या 9 है, ग्वालियर एमपी से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, खोज किसने की थी? डेंजर के द्वारा की गई थी। बाघ डेंजर होता है तो याद रख लेंगे, बाघ की गुफाएं डेंजर के द्वारा, यानी कि डेंजर फील्ड के द्वारा 1818 में। तो मुख्य रूप से यहाँ तो विषय थे श्रृंगार, नृत्य, संगीत, केश विन्यास इत्यादि विषय से संबंधित हैं। और बाघ की गुफाओं को हलिस्क कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के विषयों की हमने बात करी, लौकिक विषय, पारलौकिक विषय। लौकिक विषय में श्रृंगार, नृत्य, शिकार आते हैं, पारलौकिक में महात्मा बुद्ध से संबंधित विषय आते हैं। ठीक है, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में वैष्णव धर्म प्रचलन में था, जो उनका राजकीय धर्म कहलाता है, जबकि गुप्तकालीन राज की चिन्ह गरुड़ था, हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, इसकी बात में हम प्रारंभ में कर चुके हैं। गुप्त काल में उच्च वर्ग के लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे, महिलाएं व निम्न वर्ग के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में ही अवतारवाद की अवधारणा शुरू हो गई थी। अवतार से तात्पर्य है ऊपर से नीचे आना। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय जो अवतार है वो है वराह अवतार। भगवान विष्णु शिव की मूर्तियों के साथ साथ गंगा व यमुना की भी मूर्तियां गुप्त काल में बनाई जाने लगी थी। वामन पुराण में शैव, पाशुपत, कापालिक या कालामुख का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय लोकप्रिय संप्रदाय था। अर्धनारीश्वर का भी इस काल में महत्व दिखाई पड़ता है। गुप्त काल में सूर्य पूजा का प्रचलन था और जिसकी जानकारी कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी, इस बात को भी ध्यान रखना है। गुप्तकालीन सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक था और समाज का वर्गीकरण जन्म के आधारित था। इस मुख्य रूप से समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे इन्हें द्विज कहा जाता था और इन्हें उपनयन संस्कार करने का जो है उनको अधिकार था। शूद्र के अतिरिक्त अन्य 3 वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है। ठीक है, इन तीनों वर्णों को उपनयन संस्कार करने का अधिकारी माना गया, अतः इन्हें द्विज कहा गया है। द्विज को शिक्षा का अधिकार था। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण को, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय को और 11 वर्ष की आयु में वैश्य को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। गुरुकुल में शिक्षा होने के बाद में समावर्तन यानी कि विदाई संस्कार होता था। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई थी और उन्हें राजनीतिक में भाग लेने का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। पितृक संपत्ति में भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो कि एमपी से प्राप्त हुआ है, इससे गुप्त काल में प्रचलित सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख भी इम्पोर्टेंट बनता है। एरण अभिलेख के अनुसार गोपराज नामक सैनिक की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। वह संहिता के अनुसार 4 वर्णों के लिए अलग अलग घर का विधान किया गया था। समाज में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलन में थे। अनुलोम विवाह में मुख्य रूप से दोस्तों ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है यानी कि जो पुरुष होता है वो उच्च कुल का होता है और महिला जो होती है वो निम्न कुल की होती है, जबकि प्रतिलोम विवाह में इसका जस्ट अपोजिट होता है। पुरुष होता है वो निम्न कुल का होता है और महिला जो होती है वो उच्च कुल की होती है। ठीक है, जाति की हम बात करें तो आमष्ट जाति, जिसमें माता वैश्य, ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण, निषाद या पाराशु जाति में शूद्र, माता पिता ब्राह्मण, अनुलोम हो गया क्योंकि पिता उच्च कुल का है, माता निम्न कुल की है। प्रतिलोम विवाह में जाति की बात करें चंडाल, जिसमें माता ब्राह्मण, पिता शूद्र, सूत, पिता तो क्षत्रिय और माता ब्राह्मण, यानी कि माता जो है वो उच्च कुल की होगी और पिता जो है वो निम्न कुल का होगा प्रतिलोम विवाह में। ठीक है, तो चांडाल जो जाति थी वो किस विवाह का उदाहरण थी? तो चांडाल जाति प्रतिलोम विवाह का उदाहरण थी।
ठीक है। जबकि निषाद और आमर्ष जो जाति थी वो अनुलोम विवाह का उदाहरण थी, ठीक है। अनुलोम विवाह में माता निम्न वर्ण की होगी और प्रतिलोम विवाह में पिता निम्न वर्ण का होगा, ठीक है। गुप्तकालीन साहित्य, इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। गुप्तकालीन साहित्य में मुख्य रूप से नाटक, चिकित्सा, ज्योतिष व गणित विषयों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नाटक में प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन नाटकों के विषय प्रेम प्रसंग से संबंधित है। गुप्तकालीन नाटकों का अंत सुखांत था, परंतु शूद्रक द्वारा रचित नाटक मत्स्यकटिकम का अंत दुखांत है। मत्स्यकटिकम का अर्थ है मिट्टी का खिलौना। कालिदास, गुप्तकालीन साहित्यकारों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने गए हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के ग्रंथों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ध्यान रखने हैं। महाकाव्यों में 2 महाकाव्य हैं, रघु कुमार, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार दोनों क्या है, खंड काव्य। और नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालव अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों नाटक हैं। महाकाव्य, जब भी किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों का वर्णन किसी ग्रंथ से प्राप्त हो तो उसे महाकाव्य कहते हैं। कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य। रघुवंश 19 सर्गों में, कुमार संभव 17 सर्गों में। रघुवंश में श्री राम जी के पूर्वजों की कहानी मिलती है और कुमार संभव में कार्तिकेय की जन्म की जो कहानी है वो प्राप्त होती है। खंड काव्य 2 है, मेघदूत, ऋतु संहार। इसमें विरह विरहिणी द्वारा बादलों व ऋतुओं के माध्यम से एक दूसरे को संदेश प्रेषित करने का वर्णन मिलता है खंड काव्य में। नाटक, इसमें मुख्य रूप से राजाओं के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत व शकुंतला की कहानी है। मालवक अग्निमित्र, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी की कहानी का वर्णन किया गया है। अब कुछ पुस्तक और उसके लेखक दिए गए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मत्स्यकटिकम पढ़ ही चुके, जिसका अर्थ है मिट्टी का खिलौना। अंत जो होता है वो दुखांत नाटक है, इसके रचयिता है शूद्रक। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। इसमें चाणक्य की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र, वात्सायन, नीतिसार, काममंडक, चंद्र व्याकरण, चंद्रगोमिनी। दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, संघकारिका ईश्वर कृष्ण, प्रमाण समुच्चय दिग्नांक, अमरकोश अमर सिंह, ये प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाकार हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो मृगशटिकम शूद्रक की ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की ध्यान रखना है, कामसूत्र वात्सायन की ध्यान रखना है, नीतिसार काममंडक की ध्यान रखना है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक को ध्यान में रखना है, ठीक है। गुप्तकालीन विषय व तकनीक के बारे में हम बात करें तो आर्यभट्ट ये पटना के निवासी थे। आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव व जीरो की जानकारी दी गई। आर्यभट्ट ने पाई का मान 22/7 बताया। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह आपको सब कुछ पता है। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी थी। गणित व ज्योतिष को अध्ययन की दृष्टि से आर्यभट्ट ने अलग अलग माना है, गणित अलग माना है, ज्योतिष को अलग माना है अध्ययन की दृष्टि से। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके 4 भाग है, 10 गीतिका, गणितपाद, गोलपाद, काल क्रियापाद, ठीक है। ये आर्यभट्टी के 4 भाग हैं। व्यामीर गुप्तकालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। व्यामीर ज्योतिषी के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने वर्गमूल व घनत्व निकालने की विधि बताई थी। इनका मानना था कि ज्योतिष के मामले में भारत यूनान का ऋणी है। व्यामीर के द्वारा निम्न पुस्तकों की रचना की गई थी: वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु संहिता, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका के 5 भाग थे, इस वजह से पंच सिद्धांतिका कहा गया था। पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, रोमक, पोलिस। अगला है ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की गई थी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत दिया गया था। ये राजस्थान पुरुष में अब की बार पूछा गया था। भास्कर प्रथम, इन्होंने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर टीका की थी। इनके द्वारा रचित पुस्तकों की रचना की गई थी। महाभास्कर, लघु भास्कर, भाष्य। भास्कर प्रथम की रचनाएं हैं। दोस्तों रचनाओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाणभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय नामक पुस्तक की रचना की गई थी। पॉल कॉपे के द्वारा हस्त आयुर्वेद की पुस्तक की रचना की गई थी।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में गुप्त काल में मूर्तिकला भी अपने चरम पर थी। मूर्तिकाल में आध्यात्मिक स्वरूप को दिखाया गया है। मूर्तिकला में आध्यात्मिक स्वरूप को दिखाया गया है। काशी से कृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि गोवर्धन पर्वत धारण किए गई है। ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? काशी से प्राप्त हुई है। और सारनाथ से महात्मा बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है, जबकि महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ये था आज आपका पूरा मौर्य गुप्त काल आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। 6ठी क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।